एक बिंदु तक हम पहुंच गए थे कि अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की बहुत अहम भूमिका है और उनको खरीद करने डालना है। जीरो बजट है, बाजार से कुछ भी खरीदना है नहीं है, नथिंग टू बी परचेस्ड ऑन द मार्केट एट इन कॉस्ट। अगर भूमि में डालना है तो एक ही साधन है, वो क्या है? देशी गाय का गोबर। तो कितना चाहिए? 10 किलो 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार काफी है। एक गाय से 30 एकड़ खेती, 10 किलो गोबर। अब 10 किलो गोबर में 1 ग्राम में 300 करोड़। 10 ग्राम में कितने करोड़ होते हैं? कोई प्रोफेसर बैठे यहां, कैलकुलेशन करे। कोई प्रोफेसर बैठे हैं? कितना होता है? 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। 10 किलो में 30 लाख करोड़। सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। 30 महापद्म। जब मैंने ये 10 किलो गोबर पानी में घोल बनाकर उपयोग किया, परिणाम जरूर मिला, क्योंकि एक बिंदु तक मैं पहुंच गया था कि बस 10 किलो गोबर चाहिए, ज्यादा नहीं। जो इतना लगातार 3 साल तक इस पर प्रयोग किए, अनुसंधान किया और 12 साल से उसकी पार्श्वभूमि बनाई, लेकिन परिणाम मिला, लेकिन चमत्कार नहीं मिला। ये नई नस्ल जो आ रही है इस जन आंदोलन में, वो चमत्कार चाहती है। तो मन में सोचा, अगर चमत्कार करना है तो जीवाणु की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित हुआ कि जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना है। और ये मालूम था कि किण्वन क्रिया से जीवाणु की कोशिका विभाजन तेजी से होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होता है, ये मालूम था। तो क्यों ना फर्मेंटेशन क्रिया किया जाए, किण्वन क्रिया किया जाए। और ये भी मालूम था कि मीठा पदार्थ किण्वन क्रिया की गति को बढ़ाता है। तो निश्चित किया, मीठा पदार्थ का उपयोग करके देखेंगे। फिर 1 से लेकर 10 किलो तक ये सफेद चीनी का उपयोग किया, अलग अलग प्रयोगों में। गुड़ का उपयोग किया 1 से लेकर 10 किलो तक। ये मीठे फलों के गुदे का उपयोग किया, गन्ने का रस का उपयोग किया, गन्ने के टुकड़े का उपयोग किया, शहद का उपयोग किया, और सारे उपयोग करने के बाद नारियल का पानी का भी उपयोग किया। अंत में मालूम पड़ा कि अगर 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो गुड़ अथवा 1 किलो मीठे फलों का गुदा, नहीं तो 4 लीटर गन्ने का रस, नहीं तो 10 किलो गन्ने के टुकड़े हम डालते हैं, और किण्वन क्रिया तेजी से घटती है, तेजी से। विदिन 20 मिनट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। यानी 20 मिनट में एक कोशिका, कितने कोशिका होते हैं? 2 कोशिका होते हैं। पेशी विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। 20 मिनट में दुगुने 60 लाख करोड़, 40 मिनट में 120 लाख करोड़, 1 घंटे में 240 लाख करोड़, 48 घंटे में परार्ध कोटि। विजय भटकर जी का सुपर कंप्यूटर माप नहीं सकेगा, बंद हो जाएगा मापते माप। इतने परार्ध। एक जॉब तो मुझे मिल गया कि जीवाणु की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक नई समस्या आई मेरे सामने। जीवाणु की हमने तेज गति से संख्या बढ़ाई है, लेकिन जीवन व्यापार के लिए उनको ऊर्जा चाहिए, वो कहां से प्राप्त करें? जीवाणु की गतिविधियां जब होती है, ऊर्जा खर्च होती है, वे होती है। मैंने हाथ उठाया, कुछ कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई। मैं बोल रहा हूं
ऊर्जा खर्च हो रही है, व्यय हो रही है। तो एक तो मालूम था कि प्रोटीन में ऊर्जा ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट से, यानी शक्कर से। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है, यानी दुगुनी से ज्यादा है। तो सोचा क्यों ना हम प्रोटीन का उपयोग करें, और ये तो मालूम था प्रोटीन दलहन में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो क्यों ना दलहन का आटे का उपयोग करें। प्रयोग चालू कर दिए। 1 से लेकर 10 किलो तक अलग अलग दलहन के आटे का उपयोग किया। मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, चना, मसूर और आपका मोथबीन, मटकी बोलते हैं आप उसको, मोथबीन, और हॉर्स ग्राम क्या बोलते हैं इधर मालूम नहीं। इस सारे जो दलहन है उसके आटा, सोयाबीन का आटा भी और मूंगफली का आटा भी। और बाद में जो तथ्य सामने आए वो कहते हैं कि सोयाबीन का आटा नहीं मिलाना है और मूंगफली का आटा नहीं मिलाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तेल होता है, और तेल जीवामृत के ऊपर फैल जाता है, तो जीवाणु को ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्राणवायु नहीं मिलता। तो सोयाबीन का आटा और इसका आटा नहीं मिलाना है। सबसे बढ़िया परिणाम दिए चने के आटे ने, लोबिया के आटे ने, अरहर के आटे ने सबसे बढ़िया परिणाम दिए। सबसे कम परिणाम दिए उड़द के आटे ने। तो एक तय हुआ कि आटा चाहिए। 1 किलो से लेकर 10 किलो, अंत में मालूम पड़ा 1 किलो आटा काफी है, 1 किलो आटा काफी है। और एक फार्मूला बन गया जिसको मैंने नाम दिया जीवामृत। क्या नाम दिया? जीवामृत। पेड़ पौधों को अथवा फसलों को उनके वृद्धि के लिए और सर्वोत्तम उपज मिलने के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सारे पोषक तत्वों की जड़ों को उपलब्ध करने की महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर ने अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और देशी केंचुओं को दी है। इन जीवाणु को और केंचुओं को रासायनिक कृषि एवं जैविक कृषि के माध्यम से हमने नष्ट किया। उन दोनों की भूमि में पुनर्स्थापना करने के लिए, उन दोनों की भूमि में पुनर्स्थापना करने के लिए जीवाणु के जामन के रूप में, जीवाणु के जामन जोरन क्या बोलते हैं? कल्चर क्या बोलते हैं आप? जामन बोलते हैं, जोरन बोलते हैं ना, कल्चर बोलते हैं। देशी गाय का गोबर सबसे ज्यादा उपयुक्त यानी लाभकारी और अंतिम सिद्ध हुआ है। लाभकारी भी है लेकिन अंतिम है, इसका कोई विकल्प नहीं है। देशी गाय का गोबर प्रति एकड़ कितना चाहिए, इस पर हुए खोजबीन के बाद मालूम पड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण देशी गाय का गोबर प्रति एकड़ 10 किलो महीने में एक बार डालना है। महीने में एक बार डालना है। यह गोबर खाद के रूप में नहीं, जामन के रूप में डालना है। यह गोबर खाद के रूप में नहीं, जामन के रूप में डालना है। एक देशी गाय एक दिन में औसतन 10 किलो गोबर देती है। एक बैल औसतन 13 किलो गोबर देता है और एक भैंस एक दिन में 15 किलो गोबर देती है।
एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार डालना है, अर्थात एक गाय का 30 दिन का गोबर 30 एकड़ के लिए, अर्थात एक देशी गाय का 30 दिन का गोबर कितना एकड़ के लिए? 30 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 30 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 10 किलो देशी गाय के गोबर में 30 लाख करोड़ उपयुक्त जीवाणु होते हैं। 10 किलो देशी गाय के गोबर में 30 लाख करोड़ 30 महापद्म सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। लेकिन इतनी संख्या में चमत्कारिक परिणाम नहीं मिलते हैं, इसलिए जीवाणु की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जीवाणु की संख्या किण्वन क्रिया से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बढ़ती है। क्या बोलती है हिंदी में? कौन सी क्रिया बोलते हैं? नहीं, सड़ाना अलग है, किण्वन अलग है। हाँ, फर्मेंटेशन क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वनी कहते हैं ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीठे पदार्थ जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, किण्वन क्रिया के गति को बढ़ाते हैं। अलग अलग मीठे पदार्थों का अलग अलग मात्रा में उपयोग करने के उपरांत मालूम पड़ा कि 10 किलो गोबर के साथ 1 किलो गुड़ अथवा 1 किलो मीठे फलों का गुदा अथवा 10 किलो गन्ने के टुकड़े, आइदर और, इनमें से कोई एक, अथवा 10 किलो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, कट डाउन स्मॉल पीसेस ऑफ द शुगर केन 10 kg, अथवा 4 लीटर गन्ने का रस पर्याप्त होता है। इट इज इनफ। इस मीठे पदार्थ से जीवाणु की संख्या तो अनेक गुना मात्रा में बढ़ी, लेकिन उसके कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ऐसा लगा। प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोटीन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रथिन कहते हैं, प्रथिन। ठीक, हिंदी में प्रथिन कहना है, प्रोटीन नहीं कहना है। प्रथिन, प्रथिन, प्रथिन। हर अंग्रेजी शब्द का वैकल्पिक शब्द हिंदी में लाना ही पड़ेगा। हमारे पास संस्कृत का अपार भंडार है, और सबसे दरिद्री भिखारी कोई भाषा है तो अंग्रेजी है। सबसे भिखारी, शब्दों की अत्यंत कम संख्या, सबसे भिखारी। लेकिन विश्व भाषा, जो सबसे भिखारी वो विश्व भाषा बन गई, और जो सबसे समृद्ध है वो कौन सी बन गई? भिखारी बन गई। कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, सिलेबस बदलना पड़ेगा कॉलेज का, स्कूलों का। वो तो वही चल रहा है, मैं कह ले अभी तक। कब बदलोगे? ठीक है, क्या लिखा? हाँ, दलहन में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। दलहन में प्रथिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए दलहन का आटा मिलाने की बात निश्चित हुई और एक फार्मूला बना जिसका नाम है जीवामृत, लिखे। और अंतिमतः एक फार्मूला बना जिसका नाम है, क्या नाम है? जीवामृत। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, लिखे जीवामृत कैसे तैयार करें। हाउ टू प्रिपेयर जीवामृत।
जीवामृत कैसे तैयार करें? 200 लीटर पानी लीजिए, पानी दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। दो, एक लिखिए सचेतन पानी, अचेतन पानी। हाँ, सचेतन पानी और अचेतन पानी। सचेतन माने जिंदा, अचेतन माने मरा हुआ। जो बहता है वो क्या है? सचेतन है। कुएं का पानी सचेतन है, तालाब का पानी सचेतन है, झरने बहते रहते हैं, नदी का पानी सचेतन है। लेकिन डैम का पानी अचेतन है, ठहरा हुआ है, अचेतन है। लेकिन डैम का पानी अगर नल में या कैनाल में बहने लगता है, उसमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या बोलता है? सचेतन बन जाता है। इसका मतलब है डैम का पानी मत ले, कुएं का ले और नदी का ले या नाले का ले, है ना? इस पर बोर का भी चलेगा। और कुआं तो है आपके पास, और वो बोर तो है ना? बोर 10 साल के बाद अमेरिका से बाहर निकलेंगे आप, खोदते खोदते पानी नहीं रहेगा। अगली पीढ़ियों का सत्यानाश हम आपके देख रहे हैं, खुद की। देखिए क्या लिखा? 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालिए। एक देशी गाय एक दिन में औसतन 2 लीटर मूत्र देती है। एक बैल एक दिन में औसतन 3 लीटर मूत्र देता है। और एक यमदूत एक दिन में कितना देता है? 5 लीटर देता है। यमदूत माने भैंस, बिल्कुल सही कहा। मालूम तो है भैंस है, यमदूत है करके। तुम भी पीते हो भैंस का दूध? हमारी गौशाला में नीचे भूमि पर सीमेंट कंक्रीट का स्मूथ नहीं, थोड़ा उबड़ धाबड़ प्लास्टर बनाना है। क्या करना है? सीमेंट कंक्रीट क्या करना है? प्लास्टर को क्या कहते हैं? हाँ, फर्श। हाँ, अच्छा, फर्श कहते हैं, ठीक है ना? उसकी ढलान पीछे निकालना है। ढलान कहाँ निकालना है? पीछे, स्लोप पीछे निकालना है। और पीछे एक सीमेंट की नाली निकाल देना है। अंत में पिछवाड़े में एक सीमेंट की नाली निकालना है। और जिस कोने में पूरी ढलान एकत्रित होती है, वहां एक सीमेंट का हौद लगा देना है। हाँ बताता हूं। और जिस कोने में पूरी ढलान एकत्रित होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, वहां क्या करना है? एक सीमेंट का हौद बना देना है। गौशाला की चौड़ाई 13 से लेकर 14 फीट होना चाहिए, ताकि हम आसान हो चलने में, फिरने में, काम करने में। और एक गाय के लिए कम से कम 4.5 फीट जगह रखना है। कितना रखना है? 4.5 फीट लंबाई में। हाँ, ऊपर घास डालिए। ऊपर घास बहुत अच्छी होती है, सूखी घास। जाड़े में ठंड होती है, और जाड़े में गर्म होती है, और गर्मी में क्या होती है? ठंड होती है। हाँ, साहिवाल देशी नहीं है। ये किसने आपको बताया? मैंने अभी आपको बताया ना, जो गुणधर्म बताया, 21 लक्षण बताया ना। 21 लक्षण में से जो लक्षण होगा तो गाय है, देशी है, नहीं तो नहीं। अब आपको लाकर दिखाना पड़ेगा ये देशी गाय है अथवा नहीं, ठीक है? ये क्यों करना है? इसका कारण है, ये हमारी युवा पीढ़ी है ना, ये कुंभकर्ण के भांज है। सुबह 10 के पहले कभी उठते?
और गाय 5 बजे प्रातःकाल उठने के बाद पहला काम क्या करती है? गोमूत्र देती है। तो अगर 5 बजे उठना, ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी, है ना? तो इसलिए ऑटोमेटिक मशीन, आप 1 महीना उठे नहीं तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक गोमूत्र संकलित हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर देशी गाय का गोमूत्र है तो बहुत बढ़िया है। देशी बैल है आपके पास तो आधा गाय का आधा बैल का गोमूत्र चलेगा, लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा। देखिए, भैंस का नहीं चलेगा और उसका तो बिल्कुल नहीं चलेगा। किसका? हाँ, जर्सी होल्स्टीन का बिल्कुल नहीं चलेगा। गोमूत्र के बारे में और गोबर के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए मैंने। कुछ निष्कर्ष मिले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शेयर करना चाहता हूं। पहला निष्कर्ष है, जो गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, यानी हाई यील्डिंग है कि नहीं, सबसे जैसी साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, उनका गोबर गोमूत्र कम प्रभावी होता है, क्योंकि सारी ऊर्जा दूध उपज के लिए खर्च होती है। क्योंकि महत्तम ऊर्जा दूध विकास के लिए खर्च होती है। लेकिन जो गाय कम से कम दूध देती है, उसका गोबर गोमूत्र सबसे बढ़िया होता है, सबसे असरदार, लाभदायक होता है। मैंने इस पर प्रयोग किए। क्या किया मैंने? ये देशी गाय का गोमूत्र भी, गोबर का उपयोग किया, बैल का भी किया, भैंस का भी किया, अलग अलग क्षेत्रों में, जर्सी होल्स्टीन का भी किया। गाय में बछड़े की, छोटी गाय होती है बछड़ा, उसका किया, युवा गाय का किया जो दूध देती है, जो दूध नहीं देती वो युवा गाय का भी किया अलग अलग, और जो दूध देती नहीं, बहुत बूढ़ी बन गई, उसका भी किया। तो मालूम पड़ा सबसे बढ़िया अगर कोई परिणाम दिया है तो जो बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, उसने सबसे बढ़िया परिणाम दिया है, सबसे बढ़िया। क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा जो दूध विकास के लिए खर्च होनी थी वो बच गई, और कहां आ गई? गोबर गोमूत्र के विकास में खर्च हुई। अद्भुत परिणाम, अद्भुत परिणाम। अभी महाराष्ट्र सरकार ने गोवध बंदी का कानून जारी किया और मीडिया में बवाल खड़ा हुआ। कुछ ही संगठन, किसान संगठन के नेता और कुछ लोग मीडिया में कहने लगे कि भाई गोवध बंदी कानून से किसान संकट में आएगा, ये बूढ़ी गाय का हम क्या करेंगे, कोई खरीदने लेगा, वगैरह वगैरह, बहुत बवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने। फिर मैंने एक मीडिया में आर्टिकल डाला, कोई चिंता मत करे, मेरे प्रयोगों में सिद्ध हुआ है कि सबसे बढ़िया भाकड़ गाय होती है, यानी जो दूध नहीं देती वो बूढ़ी गाय सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि सारी ऊर्जा गोबर गोमूत्र में लगाती है, क्योंकि दूध देती नहीं तो उसका ऊर्जा वही होने का सवाल ही नहीं पैदा। और दूसरी बात है, कभी भार नहीं होती बूढ़ी गाय। जैसे हमारी बूढ़ी मां भार नहीं होती, पिता भार नहीं होते, है कोई शत्रु, दुश्मन, राक्षस, ब्रह्म राक्षस जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं, बात अलग है। लेकिन जो दूध नहीं देती वो बूढ़ी गाय कभी भार नहीं होती। आप सूखा चारा माफ कर लीजिए 10 किलो सूखा चारा, उसको खिलाइए, 48 घंटे के बाद ठीक 10 किलो बाहर निकलेगा गोबर गोमूत्र के माध्यम से। कितना निकलेगा? 10 किलो बाहर निकलेगा। केवल ऊर्जा लेती है गाय, केवल ऊर्जा लेती है, यानी जितना खिलाया उतना बाहर निकला। लेकिन जो गोबर बाहर निकालता है वो तो अद्भुत है, अमृत है, उसमें जीवाणु की पर्याप्त कोटि संख्या है, यानी इसका मतलब है हमें बोनस भी। कौन बोलता है जो दूध नहीं देती बूढ़ी मां बेकार होती है, ये गलत चल रहा है, गलत मीडिया में गलत बताया जा रहा है, और उसके बारे में दखल नहीं ले रहे। अपनी आवाज बुलंद होना चाहिए मीडिया में कि भाई आप क्या रोक रहे, गलत हो रहा है, वैज्ञानिक प्रमाण का आपके पास क्या है,
कोई नहीं पूछने वाला। तो साथियों, ये जो बुद्धिवाद है, ये प्रज्ञा है मानव की, वो ज्यादा विध्वंसकारी होती है, ज्यादा अति बुद्धिवाद। वो लाल चश्मे से देखते हैं हर तरफ, उनको लाल ही लाल दिखाई देता। समीक्षा भी उसी तरह होती है, और जो बाहर का है वो अच्छा है और हमारा प्राचीन है वो गलत है, इस तरह का सिद्धांत रखना चाहते हैं। पैसे के माध्यम से मीडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में वो आते हैं, लेकिन गलत है ये बताने के लिए आपके पास तो कुछ चाहिए ना। आपके पास नहीं तो आप क्या बताओगे, उनको कैसे डिपेंड करोगे? इसके लिए ये विशाल मात्रा में ये मीडिया में आना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है वास्तव में। दूसरी बात है साथियों, ये गोबर का, ये गोमूत्र बहुत ही बढ़िया दवा है। साथ में गोमूत्र घावनाशक भी है, घावनाशक। गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा, और गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। क्या मिला मुझे कि जितना ताजा गोबर उतना अच्छा, और गोमूत्र जितना पुराना अच्छा। आप वेद पढ़िए, वेदों में दिया है 100 साल का गोमूत्र अलग नाम दिया है, 500 साल का गोमूत्र अलग नाम दिया है, 1000 साल का गोमूत्र अलग नाम दिया है। गोमूत्र घावनाशी भी अद्भुत है। पुरातन काल में लड़ाइयां होती थी, तलवार से लड़ाई होती थी दिन भर, पूरा शरीर क्षतिग्रस्त होता था, एक खून बहता था, अनेक घाव होते थे। रात को एक मलम लगाया जाता था, दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार, सारे जख्म दुरुस्त होते थे। कौन सा मलम था, क्या था उसमें? उसमें 3 बातें थी। एक तो देशी गाय का घी था, देशी गाय का गोमूत्र था, और तुलसी के पत्ते थे। इसको कुएं में सड़ाया जाता था, उसका मलम बनाया जाता था और लगाया जाता था, रात भर में जख्म दुरुस्त। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करिए, शाम को घर जाइए, घर में से कुल्हाड़ी निकालिए, क्या बोलते हैं आप, तोड़ने की, और अपने पाँव पर मारिए, जोर से मत मारिए, टुकड़े होने चाहिए, थोड़ा घाव होना चाहिए, है ना। और गोमूत्र डालिए, आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा। देशी गाय का घी डालिए, आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा। तुलसी के पत्ते का रस डालिए, आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा। आपका मानव का मूत्र भी डालिए, आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा। पाव पानी में डालिए, आग नहीं होगी, आधा घंटे में। मानव का चाहिए, किसका चाहिए? मानव का चाहिए। मानव कौन है? जो शाकाहारी है वो मानव है, जो मांसाहारी है वो मानव नहीं है। कौन है? हैवान है, राक्षस है। यहां बैठे हुए छोड़कर, यहां बैठे हुए अगर राक्षस का मूत्र डालोगे तो पाव तोड़ना ही पड़ेगा, पाव तोड़ना ही पड़ेगा। गोबर गोमूत्र अद्भुत परिणाम करता है। दवा के रूप में भी मैंने गाय का मूत्र भी उपयोग किया और सोमूत्र का भी मालूम पड़ा कि दोनों असरदार है, लेकिन सबसे ज्यादा गारंटीड है अपना खुद का मूत्र, दवा के रूप में। अद्भुत दवा है, अद्भुत दवा है, सबसे गारंटी है। वो गाय टीबी है क्या है उसको हमको क्या मालूम, कहां से आ रहा है गोमूत्र और कौन सी बीमारी है, उसको क्या खिलाते हैं हमें क्या मालूम, लेकिन हमको मालूम होता है हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं। तो मानव का मूत्र अद्भुत दवा है। गोमूत्र पुराना या नया घाव के लिए? घाव के लिए कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो साथियों आप प्रयोग करिए ना, शाम को प्रयोग करके देखिए। कुल्हाड़ी तो है घर में, प्रयोग करके देखिए, ठीक है। ये पेट्रोल में पहले से मानव जो पेशाब है मूत्र वो पेट्रोल में है, घाव के लिए करते हैं, पकता नहीं है, पुरातन काशी चल रहा है ये। भूल गए हम, ये चश्मे लगाए ना, लाल लाल चश्मे लगाए, पाश्चात्य सब भूल गए। ठीक है, अब लिखिए
10 किलो देशी गाय का गोबर डालिए। 10 किलो देशी गाय का गोबर। अगर बैल है तो आधा गाय का आधा बैल का चलेगा, लेकिन बैल का केवल बैल का नहीं चलेगा। गोबर जितना ताजा उतना अच्छा होता है, लेकिन 7 दिन का गोबर भी चलेगा। केवल सूखना नहीं चाहिए, उसमें क्या रखनी चाहिए, नमी रहना चाहिए। ठीक है। उसमें 1 किलो गुड़ डालिए। गुड़ को क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? हाँ, का जागरी कहते हैं हिंदी में, गुड़ कहते हैं। ठीक है, 1 किलो गुड़ डालिए। गुड़ 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन से होते हैं? एक काला होता है, एक लाल होता है और पीला होता है। देखिए, काला गुड़ सबसे बढ़िया, काला गुड़ सबसे बढ़िया होता है, सबसे परिणामकारक होता है, प्राकृतिक होता है, खनिज भरे होते हैं उसमें, पोषण तत्व होते हैं। काला गुड़, काला गुड़ कहां मिलता है? आपके गांव के उद्योगपति होते हैं ना, कौन? शराब बनाने वाले, हाँ, उनके पास ये है, गांव में होते ही है ना, तो उनके पास उपलब्ध होता है। अगर आपका उनके साथ अच्छा संबंध है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। आप मान्य नहीं करेंगे, लेकिन यहां बैठे होंगे, मुझे मालूम है। 1 किलो गुड़ डालना है ना, 1 किलो गुड़। 1 किलो बेसन डालिए। बताता हूं, बेसन चना, लोबिया, अरहर सबसे बढ़िया काम देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सोयाबीन और मूंगफली का बेसन नहीं डालना है। हाँ, मटर गैस पैदा करती है, मटर भी नहीं चाहिए, मटर गैस पैदा करती है। मुझे मालूम था ये मटर खाने वाले ज्यादा हैं, सवाल जरूर आएगा। हाँ, मटर, केवल मटर ही खाते हैं, सुना है। अब तो मटर ही खाना पड़ेगा, तुअर की दाल तो बहुत महंगी है। ठीक है, क्या किया आपने? 1 किलो बेसन डाल दिया, लिया। चने का बेसन जल्दी घुलता नहीं, चने का बेसन पानी में जल्दी घुलता नहीं, इसलिए उसको पहले पानी में घुलाइए, बाद में डालिए। और एक खेत के मेड़ की 1 मुट्ठी मिट्टी, 1 मुट्ठी, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, सजीव मिट्टी, नहीं तो हमारी जंगल की, नहीं तो जड़ों को चिपकी हुई 1 मिट्टी, 1 मुट्ठी। जो फसल हम लेना चाहते हैं उसके जड़ों को चिपकी हुई 1 मुट्ठी मिट्टी। कहां से लेना है? एक तो मेड़ से लेना है ना, मेड़ बने बॉर्डर है ना, पड़ोसी पाकिस्तान और आपका हिंदुस्तान, इसके बीच में जो बॉर्डर होते हैं ना, वो मेड़ है। नहीं तो जंगल की, नहीं तो जो फसल लेना चाहते हैं उसके जड़ों को चिपकी हुई 1 मुट्ठी मिट्टी को लेना। सगी मां एक ही होती है, 2 नहीं होती। सही बात है ना कि 2 होती है? कितनी होती है? 3 होती है, 1 होती है। दूसरी मां सौतेली होती है। दूसरी मां कौन सी होती है? सौतेली होती है। सगी मां को लात मारिए, बड़े प्यार से खिलाती है। सौतेली मां को लात मारिए, गला घोटती है। कौन सी मां चाहिए? सगी मां चाहिए। सगी मां जड़ों के पास होती है, सौतेली मां लेबोरेटरी में होती है। सगी मां कहां होती है? जड़ों के पास होती है। सौतेली मां कहां होती है? लेबोरेटरी में। यानी लेबोरेटरी से जो गोबर, अपने जीवाणु खाद आपके तरफ आता है, वो क्या है? सौतेली मां है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये बाहर का जीवाणु खाद भी नहीं चाहिए।
क्या क्या लिया? 200 लीटर पानी लिया, 5 से 10 लीटर गोमूत्र लिया, उसमें 10 किलो गोबर डाला, 1 किलो गुड़ डाला, 1 किलो बेसन डाला, मुट्ठी भर मिट्टी डाल। अब उसको सव्य गति से घोलिए। घड़ी के कांटे घूमते हैं क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं घोलिए, बाएं से दाएं मंदिर में घूमते हैं, इसी तरह घड़ी के कांटे घूमते हैं। ये विश्व गति है, ब्रह्मांड गति है। घोलिए, बोरी से ढके और छाया में रात भर रखे। तो रात होती तो छाया तो होगी, है ना? क्या लिखा आपने? पकड़े गए ना? अरे मैं छाया पे कहना, अंधेरा कहाँ है? अरे आप बिल्कुल दिमाग बंद कर दिया लिख रहे। ठीक है, हाँ। दूसरे दिन उस पर लिखे उसके ऊपर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए और रोशनी भी नहीं गिरनी चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं गिरनी चाहिए। हो जहां हवा बहती है वहां, पेड़ के नीचे भी चलेगा। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, सीधा सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, सीधा प्रकाश किरण नहीं पड़ना चाहिए। ये डायरेक्ट सनलाइट कहां से आ गया? हाँ? मैंने सिखाया? मैं तो कभी उसका विरोध कर रहा हूं। आपको हिंदी भाषा का प्रोफेसर बनाना पड़ेगा। खत्म कर दी, दोबारा इस पर सोचना ही पड़ेगा। और एक तो और संकट आ गया है नया, छोटे छोटे बच्चे अब क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं। तो हिंदी की बात है नहीं। वो बच्चा इंग्लिश में बोलता है, अंगूठे बहाते बाप को, बाप देखता है कौन सी भाषा है, बड़ा मजा लगता है उसको, वो मेरा बेटा इंग्लिश में बोल रहा है, क्या बात है। क्योंकि ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम खत्म हो रहे हैं। एक जड़ है, एक आक्रमण है, एक सांस्कृतिक आक्रमण हम पर हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं सिलेबस बदली? क्यों नहीं माप उनको बंद कर दी? ठीक है, चलने दे। हाँ, 48 घंटे रखे। अगर शीत लहर है, 12 के नीचे तापमान है दिन का, तो 4 दिन रखे। कितने दिन रखे? 4 दिन रखे। दिन में 2 बार सुबह शाम 1 मिनट के लिए घूलिए। सुबह शाम 1 मिनट के लिए घूलना है। 48 घंटे के बाद उसका उपयोग करें। 48 या 96 घंटे के बाद उसका उपयोग करें। जीवामृत तैयार होने के बाद 14 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं। 7 से 10 दिन एक उत्तम काल होता है। नहीं, बंद नहीं करता है, बोरी से ढकना है, बोरी से ढकना है। हाँ? नहीं, सूखा बोरी। हाँ, ये बोरी क्यों रखना है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि क्या होता है, किण्वन क्रिया के दरमियान हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन निर्माण होते हैं। ये जहरीले वायु है, वो क्या निकल जाना चाहिए। इसलिए सचेत बोरी कैसी होती है? सचेत होती है। हाँ, देखिए, जीवामृत तैयार करने के लिए लोहे का बैरल चलेगा, यानी ड्रम चलेगा। क्या कहते हैं आप? ड्रम में बैरल, ड्रम चलेगा। सीमेंट की टंकी भी चलेगी। गोलाकार है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने प्रयोग किए कि गोलाकार में कितने जीवाणु बढ़ते हैं और चौकोन में कितने बढ़ते हैं। तो गोलाकार में सबसे ज्यादा संख्या मिलती है। गोलाकार चलेगा, नहीं तो जो है तो चलेगा। प्लास्टिक का बैरल भी चलेगा, लिखिए, प्लास्टिक का ड्रम भी चलेगा, लेकिन रात को सज्जन लोग उसको चुरा कर ले जाने की संभावना होती है। इससे बढ़िया है कि सीमेंट का ले। तांबे का नहीं चलेगा, ताम्र पात्रम निषेध।
अगर स्विस बैंक में आपका अकाउंट है तो सोने का भी चलेगा, चलेगा, जरूर चलेगा। ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ड्राम खरीदने का, 0 बजे कुछ भी खरीदना नहीं, तो क्या करना है मैं बताऊंगा आपको कि हमारा कुआं है या बोर है ना, या ट्यूबवेल कहते, क्या कहते आप, उसके पास एक खड्डा खोदिए, 1000 लीटर जीवामृत जिसमें हम तैयार कर सकते हैं, इतना खड्डा खोदिए, वी शेप। अब खड्डा कैसे खोदना है आपको मालूम है, क्योंकि दूसरे के लिए आप खड्डे खोदते ही रहते हो। चुनाव के समय ये बहुत अच्छा काम होता है पूरे देश में। चारों ओर मिट्टी डाल दे, एक पत्थर ले, पत्थर से अंदर की दीवारें क्या करे, पीट दे, कठिन हो जाएगा। देशी गाय का गोबर पानी ले, घोल बनाए और अंदर से क्या करे, लिप दे, बस जीवामृत तैयार कर ले। पति पत्नी 2 घंटे में खड्डा खोद सकती है। कितने? बहानेबाजी की आवश्यकता नहीं, मजदूर मिलते नहीं, 1 रुपए का चावल, 2 रुपए के गेहूं, सत्यानाश हो गया, हम क्या करेंगे, बहाना बनाने की आवश्यकता। 2 घंटे में खड्डा तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है ना, तो इसको क्या होता है, छेद होते हैं, दरारें पड़ती है ना, और दरारों में से जीवामृत बाहर निकल जाता है। इस स्थिति में अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है, बहुत काली चिकनी मिट्टी है, खोल गहरी मिट्टी है काली, तो खड्डा खोदिए, मिट्टी डाल दीजिए और पीट दीजिए उसकी दीवारें, गोबर के इससे लिप दीजिए और फिर शहर जाइए। एक प्लास्टिक का जाड़ा एक कागज मिलता है ना, क्या बोलता है उसको आप, प्लास्टिक शीट मिलती है ना, वो लेके आइए, वो खरीदिए। दुकानदार को पैसे मत दे, कहे 0 बजट है और लेके आइए। फिर अंदर से उसको दीवार से सट कर लगा दे, अंदर से ये ऐसा आएगा ना, अंदर से क्या करना है उसको, और उसके पल्ले है उसको क्या करना है, पत्थर रख देना है और जीवामृत बना देना है। आपके पास वो 2 लीटर का इंडोसल्फान का खाली डिब्बा होगा, है क्या, बेच दिया? मुझे भरोसा नहीं है, सब बेच दिया। पत्नी के गहने बेच दिए, रिश्तेदारों का भी सत्यानाश कर दिया, बैंक का तो पहले ही कर दिया। ठीक है, अगर है तो वो डिब्बा ले, डिब्बे का ऊपर का ढक्कन निकाल दे, उसमें देशी गाय का गोबर 7 दिन तक भर कर रखिए। देशी गाय के गोबर में जहर निष्क्रिय बनाने की अद्भुत ताकत होती है। 7 दिन के बाद वो गोबर निकाल दीजिए, ठंडे पानी से धो लीजिए और बाद में उसको क्या करे, इसको छेद करे और एक लकड़ी वो रस्सी से या तार से उसको बांध दे। क्या हो गया, हम पीने का पानी लेने का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ वो हो गया है ना, जो अमृत लेने का हो गया। पैसे खर्च करना नहीं, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। जो अमृत देने की विधि, कुएं का सिंचन किसका है, कुएं से पानी उठाकर देते हैं, कौन कौन है, हाथ पे ऊपर उठाइए। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कुआं है और उस कुएं में इतना पानी है कि उस पानी से 1 दिन का सिंचन होता है, 1 एकड़ का सिंचन होता है, तो 200 लीटर जीवामृत ले, पतले कपड़े से छान ले, पतला कपड़ा, और सीधा कुएं में डाल दे, सीधा कुएं के पानी में डाल दे। जैसी मोटर चालू होती है, फुटवॉल के पास सक्शन प्रेशर निर्माण होता है और सारा जीवामृत पानी में घुल जाता है और सीधा कहां जाता है, ड्रिल पाइप से खेतों में चला जाता है। समझ में आ गया?
वो पानी अगर आप पिएंगे, बहुत अच्छा टॉनिक है, तो आप भी किंग कॉन्ग बन जाएंगे। अच्छा टॉनिक है वो, बहुत बढ़िया टॉनिक है, लेकिन देश की खाद्य समस्या बढ़ेगी, वो बात अलग है। अब मैं आकृति बताता हूं आपको। ये डिलीवरी पाइप है, ये कुएं से भी आया है या बोर से भी आया है, ट्यूबवेल से भी आया है या तालाब से भी आए हैं। और ये हौद है, सीमेंट का हौद। हौद बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? हौद बोलते। और हौद में से एक मुख्य नाली निकली है, क्या बोलते हैं आप? खाला, मुख्य नाला, मुख्य खाल, खाल ना, नाली, मुख्य नाली निकली है। अब ये पानी हम खेत में दे रहे हैं। क्या किया? ये डिलीवरी पाइप है। कहां से आया है? कुएं से आया है या बोर से आया है, नहीं तो तालाब से आया है, बोर से, ट्यूबवेल से आया है। ये अपना हौदा है और हौदे में से एक नाली, मुख्य नाली बह रही है। तो क्या करे? एक 200 लीटर का बैरल ले, ड्रम, वो लकड़ी के टीपाई पर रखे। क्या बोलते हैं आप? लकड़ी के टीपाई पर रखे। उसको बॉटम में 9 इंच के ऊपर बोर छेद करे। कितने इंच के ऊपर? 9 इंच के अथवा 1 फीट के ऊपर। और फिर उसमें एक प्लास्टिक की नली लगा दे। क्या लगा दे? और उसको क्या करना है? क्या लगाना है उसको? हाँ, टोटी लगाना है। क्या कॉक लगाना है? टोटी लगाना है ना। बाद में जीवामृत कपड़े से छान दे और उसमें डाल दे। जैसे ही मोटर चालू होगी, पानी गिरता जाएगा, और जैसे ही पानी बहने लगेगा, ये कॉक थोड़ा घुमाना है कि ताकि बूंद बूंद जीवामृत कहाँ गिर जाएगा? बहते पानी में गिरता जाएगा। आपको वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। किक मारा और तालुका में चले गए। ठीक है, चलेगा? चलेगा? ये दौड़ेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये समझ में आ गया? ड्रिप इरिगेशन किसका है? ड्रिप आपका है। और स्प्रिंकलर किसका है? तुषार। बस 2-4 है। ये आप यहां कैसे आ गए? सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, यूरोपियन कहां से आ गए? इजराइल के लोग। ठीक है, मैं बताता हूं क्या करना है। जीवामृत को कपड़े से छान लेना 2 बार, बाद में वेंचुरी के माध्यम से दे देना है। वेंचुरी मालूम है ना आपको? बस बाकी वेंचुरी 2,500 रुपये उसकी खर्च आता है वेंचुरी का, बस बेटा नहीं, वेंचुरी के माध्यम से दे देना है, चिंता की बात नहीं। जीवामृत का उपयोग प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार सिंचाई के पानी के साथ देना है। जीवामृत में जो जीवाणु होते हैं, उनकी सबसे तेज गतिविधियां जब हवा का तापमान 24 से लेकर 32° होता है, हवा में नमी, मॉइस्चर 72 से लेकर 90% होता है। सूरज के रोशनी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, तीव्रता, प्रखरता, क्या बोलते हैं आप? प्रखरता बोलते हैं ना, तीव्रता। 5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल होती है। 5000 से लेकर 7000, 5000 to 7000 फुट कैंडल, फुट कैंडल। दिस द मेजरमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, फुट कैंडल होती है। तब जीवाणु की और देशी केंचुओं की गतिविधियां सर्वोत्तम होती हैं।
जीवाणु और केंचुओं की गतिविधियां कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। यह काल सूरज के दक्षिणायन भ्रमण काल होता है। यह काल सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल होता है। अब दक्षिणायन देखो, ये एमबीए और इंजीनियर लोग कैसे देख रहे हैं। दक्षिणायन क्या है? दक्षिणायन बोलिए। हाँ, नहीं, दक्षिणायन क्या है? ये सदर्न पाथ ऑफ द सन। दक्षिणायन पथ काल होता है। माने लिखिए, माने 21 जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है, 6 महीने का। और यही काल, लिखिए, यही काल नैऋत्य और ईशान्य मानसून का भी होता है। यही काल नैऋत्य और ईशान्य मानसून का। देखने लगे अभी नैऋत्य क्या है, ईशान्य क्या है। देवा भगवान भला करे आपका और सिलेबस वालों का और सरकार का। ईशान्य, नैऋत्य, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब समझ में आ गया, हिंदी में बोलना पड़ता है तब कोई समझ में आता है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी बारिश का काल होता है, यानी बारिश का काल होता है। एक ही वाक्य में क्या होता है? बारिश का काल होता है। देखिए, इसका मतलब है बारिश काल में हम जितना ज्यादा जीवामृत भूमि को पिलाओगे, इसका मतलब है बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में हम जीवामृत भूमि को पिलाएंगे उतने ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। जीवामृत का उपयोग 3 पद्धति से होता है। एक, सिंचाई के पानी के साथ। 2, सीधा भूमि के सतह पर 2 पौधों के बीच में डालना है। और 3 खड़ी फसल पर छिड़काव करके, स्ट्रेट फोलियो एप्लीकेशन। साथियों, हम देख रहे हैं कि जीवामृत का सदुपयोग कैसे करें। हमने देखा है कि जीवामृत 3 प्रकार से हम देते हैं। एक, सिंचाई के पानी के साथ। दूसरा, सीधा भूमि के सतह पर। और छिड़काव के माध्यम से। अगर आपकी भूमि ज़्यादा मात्रा में, लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, यानी भूमि धारणा बहुत ज़्यादा है और मजदूर मिलते नहीं, आपको मालूम है, सरकार की नीति है, गलत नीति है जो खेती को डूबो देगी। 2 रुपये में चावल और 1 रुपये में गेहूँ। कोई काम करने के लिए नहीं आता, बैठ जाते। 1 दिन का काम करने के बाद सारे महीने का रेशन उनको मिल जाता है। तो काम नहीं करेंगे, ये सामूहिक खेती होती है, अकेले की काम नहीं करने की क्षमता नहीं होती, तो खेती बंद हो जाएगी। ये गलत नीति है सरकार की। अभी भी मजदूर नहीं मिलते तो लोग खेती छोड़ रहे हैं, धान की खेती छोड़ रहे हैं, सागौन लगा रहे हैं, वो नीलगिरी लगा रहे हैं, यूकैलिप्टस। कैसे जिएगी अगली पीढ़ी? यानी सादे वोट मिलने के लिए ये गलत काम हो रहा है सरकार के माध्यम से, वो बंद होना चाहिए। ज्यादा मूल्य है तो सब्सिडी दे सकते हैं सरकार, लेकिन काम के बदले अनाज देना है। आप 1 रुपया देना ठीक है, लेकिन काम के बदले दे, मुफ्त में मत दे। इन्हीं हाथों ने इन्हीं हाथों ने बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाए हैं, ताजमहल इन्हीं हाथों ने बनाए, बड़े बांध इन्हीं हाथों ने बनाए। नव निर्माण का काम करने वाले हाथ छाट दोगे, नशे में च्युत वो सो जाएगा, काम नहीं करेगा, नव निर्माण कहां से होगा? एक गलत तरह की सोच बन रही है पूरे देश में, वो बंद होना चाहिए। साथियों, अगर बड़ी भूधारणा है तो उसको देने की विधि
बहुत सरल हो सकती है। अभी स्वयंचलित व्यवस्था हमने तैयार की है, जैसे जितने भी 40 लाख किसान जीरो बेल खेती कर रहे हैं, लगभग 84% छोटे किसान हैं, 1 बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा वाले। लेकिन कुछ बड़े किसान भी है, 300 एकड़ जीरो बेल खेती, 100 एकड़, 200 एकड़। तो उन्होंने जीवामृत बनाने का एक स्वयंचलित यंत्रणा खड़ी कर दी है, व्यवस्था खड़ी कर दी है। वो सिंगल फेज पर बटन दबाया कि वो स्टीरर क्या करता है, जीवामृत को मिला देता है। ऑटोमेटिक जीवामृत दूसरे इसमें आता है, हौदे में आता है, वहाँ फिल्टर होता है, फिल्टर होकर तीसरे हौदे में आता है, पूरा फिल्टर होता है, एसटीपी पंप से उठाया जाता है और इसमें वेंचर के माध्यम से सीधा जड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये इसका भी विकल्प होना चाहिए छोटे छोटे किसानों को, जो 10 एकड़ है, 12 एकड़ है, 2 एकड़, 5 एकड़ है, 20 एकड़ है। तो ये हमारा पौधे हैं, पपीता है, केला है, गन्ना है, 8 फीट पर लगाया है या 5 फीट पर लगाया है। तो हमारी बैल बंडी होती है, बैल बंडी क्या बोलते हैं आप उसको, बैलगाड़ी। एक बैल खींचेगा ऐसी गाड़ी चाहिए, कौन सी, एक बैल खींचेगा ऐसी। तो इस बैल बंडी में क्या करना है, 200 लीटर के ड्राम, 2 ड्राम आड़े डालना है, सीधा नहीं डालना है। कैसे डालना है, आड़े डालना है, आड़े माने ऐसे, है ना, ऐसे डालना है, खड़े नहीं डालना है, आड़े डालना है। और चारों ओर से बंद होना चाहिए, ये चारों ओर से बंद होना चाहिए। और यहाँ ऊपर सेंटर में छेद होना चाहिए और उसको ढक्कन होना चाहिए, ताकि इसमें क्या डालें हम, जीवामृत डाल दें। हाँ, बाद में ये नीचे एक छेद लेना है, इसको दाहिने हाथ छेद देना है, उसमें एक प्लास्टिक की ट्यूब डाल देना है और उसको टोटी लगा देना है, टोटी लगा देना है। इस ड्रम को यहाँ हमने टोटी लगाई है, इस ड्रम को एक यहाँ टोटी लगाई है, जीवामृत भर दिया है। एक बैल खींचेगा, अगर बैल नहीं तो गधा भी चलेगा, और हिंदुस्तान में गधे की कोई कमी नहीं है। तो जैसे ये खींचना चालू होगा, ये टोटी थोड़ी घुमाई, ये टोटी घुमाई, थोड़ी घुमाई, ऑटोमेटिक दोनों तरफ क्या गिरेगा, जीवामृत थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा, अपना काम होता जाएगा। जैसे हमें कपास है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, या गवार फली है, भिंडी है, हम 3 फीट में अंतर में लगाते हैं, 2.5 फीट 4 फीट अंतर में लगाते हैं। सूरजमुखी है तो कम अंतर में जहाँ लगाते हैं वहाँ एक स्वयंचलित जीवामृत देने की व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं। जैसे हमारी ये बाइसिकल है, यानी साइकिल है, क्या बोलते हैं, ये बाइसिकल है, उसका पीछे का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कैरियर, हिंदी में कैरियर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाहक, क्या बोलते हैं, वाहक। तो ये जो वाहक है, वहां 100 लीटर का एक ड्रम खड़ा रख दीजिए और रस्सी से बांध दीजिए। जो वाहक है, कैरियर है, वहां क्या करना है, अभी ये भी संगीत बजने वाला है, 100 लीटर का बैरल खड़ा कर दे, आड़ा नहीं, खड़ा, वर्टिकल, उसको भी दोनों ओर छेद करके एक टोटिया लगा दे।
हम बीच में से साइकिल को खींचेंगे, है ना, तो दोनों तरफ क्या होगा, अपने आप गिरता जाएगा दोनों तरफ। अगर बंडी को बैल नहीं मिलेगा, पुरानी मोटरसाइकिल है, उसका इंजन भी उसको हम जोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। इन केन प्रकारे न जीवामृत जड़ों तक पहुंचना चाहिए। विधि कोई भी हो, विधि कोई भी हो। अभी जीवामृत भूमि के सतह पर देना है। कैसे देना है, लिखिए। खरीफ, रबी और जायज मौसमी फसलें। खरीफ को क्या कहते हैं, वर्षाकालीन। रबी को शीतकालीन और जायज को ग्रीष्मकालीन फसलें, मौसमी फसलें। कपास कोई उगाते हैं क्या, नहीं ना, आप उगाते। हाँ, लिखिए। कपास, कपास, अरहर, सूरजमुखी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, गोभी का एक प्रकार है, चाइनीज कैबेज, भिंडी, गवारफली, जैसी 2x2 या 3x3 फीट पर, 2x2 फीट या 3x3 फीट पर लेने वाली फसलें। लिखिए। बारिश काल में 1-1 कप जीवामृत प्रति पौधा 2 पौधों के बीच में भूमि के सतह पर महीने में 1 बार या 2 बार फेंक दे, डाल दे। जीवामृत डालते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है, लेकिन अगर ग्रीष्म काल में नमी नहीं है तो जीवामृत शाम को डालिए। हवा से नमी खींचेगा, हवा से क्या खींचेगा, नमी को खींचेगा जीवामृत। कहां से खींचेगा नमी को, हवा से खींचेगा और अपना काम चालू कर देगा। बारिश समाप्ति के उपरांत जब हम सिंचाई देते हैं, उस समय सिंचाई के समय प्रति कड़ 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ देना है। अब लिखिए। अभी खड़े पेड़ पौधे, फल पेड़, एग्जिस्टिंग कंडीशन, हाँ खड़े, अभी जो खड़े हैं वो फल के पेड़। कौन से पेड़, फल के पेड़, जैसे पपीता है, अमरूद है, आंवला है, आम है, सपोटा है, केला है या सेब है, अनार है, संतरा है, मौसमी है, किन्नो है, माल्टा है, नींबू है ना। अभी जो खड़े फल पेड़ हैं उनको कैसे लें, लिखिए। जो पौधे पेड़ 6x6 से लेकर 9x9 फीट अंतर पर लगाए हैं, उनको प्रति पेड़ आधा से लेकर 1 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार, पेड़ की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया की सीमा पर दोनों तरफ डाल देना है। दोपहर को 12 बजे छाया पड़ती है, उसकी सीमा पर डालना है, दोनों डाल देना है, इधर आधा इधर आधा। वो कोई भी हो, देखना नहीं है। गोल भी डाल सकते अगर फुर्सत है, बाकी कोई काम नहीं है, चुनाव नहीं है तो डाल सकते। अब लिखिए। आंवला, अमरूद, अनार, संतरा,
मौसम्बी, नींबू, किन्नो, माल्टा। जैसे 12 फीट बाय 12 फीट से लेकर 18 बाय 18 फीट के दरमियान, यानी 15 बाय 15 भी हो सकता है, 16 बाय 16 भी हो सकता है, इसके दरमियान अंतर पर जो पौधे लगाए गए हैं, यानी मध्यम पेड़, इनको कैसे जीवामृत देना है? प्रति पेड़ 3 से लेकर 5 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार बारिश काल में छाया की सीमा पर डाल देना है। अब लिखिए आम, चिक्कू, काजू, इमली और कौन से बड़े पेड़ हैं? जामुन, कटहल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? हाँ, लिखिए इन बड़े पेड़ों को प्रति पेड़ 6 से लेकर 10 लीटर जीवामृत बारिश काल में महीने में 1 बार या 2 बार सीमा पर डाल देना है। दोपहर के 12 बजे छाया पड़ती है ना, उसके सीमा पर डाल देना। समझ में आ गया ना? एप्पल किसके पास है? सेब और है कोई ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में? नहीं है, यानी पहाड़ का कोई आया नहीं अभी तक, नहीं। देखिए बारिश समाप्ति के बाद इन तीनों प्रकार के पौधों को, फल पेड़ों को प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के पानी के साथ महीने में 1 बार देना है, ठीक है। अभी लिखिए नए प्लांटेशन, न्यू प्लांटेशन क्या कहते हैं आप? नए पेड़ पौधे लगाते हैं उस समय। फल पेड़ की अभिवृद्धि अभी शुरुआत करनी है पहले साल। न्यू प्लांटेशन, नाउ यू आर गोइंग टू प्लांट न्यू प्लांटेशन ऑफ द फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड। उस साल, पहले साल लिखिए बीज डालने के अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद प्रति पौधा 200 मिली जीवामृत। कितना मिली? मिली मालूम है आपको? कैसे मालूम है मिली? मिली का उपयोग क्या करते हैं आप? दवाई डालने के लिए ना। और क्या करते हैं? मिली का उपयोग क्या करते हो? 200 मिली, 50 मिली है ना, हम आपके लिए, राइट। और शराब पीने के लिए भी नहीं करते ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये आए, ठीक है। क्या लिखा? 200 मिली जीवामृत प्रति पौधा महीने में 1 बार, दोनों ओर छाया की सीमा पर पहले 6 महीने तक डालना है। पहले साल, अगले 6 महीने में, इन द सेकंड हाफ। पहले 6 महीने तक कितना डाला है आपने? 200 मिली, हो गया ना। 1 महीने में कितने बार डाला है? 1 बार। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अब दूसरे 6 महीने में, उस साल के दूसरे 6 महीने में प्रति पौधा 500 मिली जीवामृत महीने में 1 बार, दोनों तरफ छाया की सीमा पर। अगर सिंचाई है, लिखे अगर सिंचाई है तो भूमि के ऊपर न डालकर, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो भूमि के ऊपर न डालकर सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार दे देना है। समझ में आ गया? अब लिखिए दूसरे साल प्रति पौधा 1 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार प्रति एकड़ सीमा की छाया पर डाल देना है। दूसरे साल कितना डालना है?
1 लीटर। अगर सिंचाई की व्यवस्था है, लिखिए, अगर सिंचाई की व्यवस्था है, भूमि पर नहीं डालना है, तो प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के पानी के साथ महीने में 1 बार दे देना है। सिंचाई नहीं है तो भूमि पर डालना है, नहीं है तो पानी के साथ देना है, ठीक है ना। सिंचाई नहीं तो भाई बोला ना पहले मैंने, भूमि के सतह पर डालना है ना, सीमा के बाउंड्री पे, नहीं तो सीमा के सीमा पर, है ना। चलिए, तीसरे साल इनको लोकसभा भेजना पड़ेगा। प्रति पौधा 2 लीटर महीने में 1 बार सीमा पर। अगर सिंचाई है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत। कितना साल है ये? हाँ, तीसरा साल है। कितना लीटर बोला था प्रति पौधा? नहीं, पहले 2 लीटर। हाँ, 300 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार डाल देना है सिंचाई के पानी के साथ। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार डाल देना। जो पौधे छोटे हैं, यानी झाड़ी है, जैसे अनार है, सीताफल है, केला है, अनार है, सीताफल है, केला है, करी पत्ता है, उनको प्रति पौधा 2 लीटर आगे भी कंटिन्यू करें। आगे भी हर साल कितना डालना है? महीने में 1 बार 2 लीटर डालते रहना है। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो 300 लीटर जीवामृत आगे भी महीने में 1 बार डालते रहना है सिंचाई के साथ। दिस शुड बी कंटिन्यूड, ठीक है। अब लिखे बड़े मध्यम पेड़, आंवला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, मध्यम पेड़, इनको चौथे साल 3 लीटर प्रति एकड़ प्रति पौधा। इनको चौथे साल 3 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार सीमा के ऊपर। अगर सिंचाई है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ महीने में 1 बार। 5वें साल 4 लीटर जीवामृत प्रति पौधा महीने में 1 बार सीमा पर, नहीं तो 300 लीटर जीवामृत प्रति मास सिंचाई के पानी के साथ। हाँ, 6ठे साल 5 लीटर जीवामृत प्रति पौधा महीने में 1 बार। 5 लीटर, 5 लीटर लिया। इसके बाद हर साल 5 लीटर देना है, लिखिए। इसके बाद हर साल 5 लीटर प्रति पौधा ही देना है, बढ़ाना नहीं है। कितना देना है? 5 लीटर। हाँ, सिंचाई के साथ 300 लीटर कंटिन्यू करना है। अगर सिंचाई है तो सिंचाई के साथ 300 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ महीने में 1 बार कंटिन्यू करना है। इट शुड बी कंटिन्यू। अब लिखिए बड़े पेड़, आम है, इमली है, काजू है, कटहल है, चीकू है, महुआ, लीची है। महुआ किसने कहा? महुआ कहने वाले कौन है? आपको कैसी याद आ गई महुआ की? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। महुआ भी चलेगा, है ना, नीम भी चलेगा, बरगद भी चलेगा, सागौन भी चलेगा। बड़े पेड़ है ना, बड़े पेड़। लिखिए, बड़े पेड़ों को 7वें साल से 12 साल तक, हाँ, पहले तो आपने दे दिया तो हो गया। 7वें साल से 12 साल तक प्रति पौधा 6 से लेकर 10 लीटर तक, 6 से लेकर 10 लीटर तक जीवामृत महीने में 1 बार डाल दीजिए, बस सीमा को। अगर सिंचाई है तो 300 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार सिंचाई के पानी के साथ।
नहीं, बस वो कंटिन्यू करना है 10 लीटर। 12 साल के बाद 10 लीटर प्रति पौधा कंटिन्यू करना है। 12 साल के बाद प्रति पौधा 10 लीटर डालते ही रहना है। बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसको ज्यादा चाहिए क्योंकि उनका रूट जोन बहुत ज्यादा होता है। रासायनिक खाद का प्रयोग पहले हुआ है। हो, हाँ बिल्कुल, पंचांग मत निकालिए, कल से चालू कर दीजिए। अभी फोन करिए कि तैयार रखिए, ठीक है ना, देर मत करिए। सिंचाई हो तो कितना? सिंचाई तो 300 लीटर वो कंटिन्यू करना है प्रति एकड़। 300 लीटर जो अमृत बागवानी में और मौसमी फसलों में 200 लीटर, ठीक है ना। अब लिखिए छिड़काव, जीवामृत का खड़ी फसल पर छिड़काव। वर्षाकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन मौसमी फसलें, जीवामृत का पहला छिड़काव बीज बोआई अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद। प्रति एकड़ 100 लीटर पानी और 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। एकड़ में प्रति एकड़ 100 लीटर पानी, ये मुझे मालूम नहीं, वो झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता। 6 बीघे का 1 एकड़, 5 बीघे का 1, 2.5 बीघे का, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो कमेटी का गठन करना पड़ेगा, 3 साल उसकी राह देखना पड़ेगा, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, अंतिम सांस तक कमेटी रहेगी, निर्णय नहीं लगेगा, वो आप तय करें, ठीक है। हाँ, क्या लिखा? 100 लीटर पानी, 5 लीटर कपड़े छाना हुआ जो पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव। पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, 150 लीटर ले, नहीं तो 150 लीटर ले, और 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। देखिए, दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव। छिड़कना है, बताता हूं, आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं। हाँ, 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव, दूसरे छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। हाँ, आखिरी छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते उस समय, एट द मिल्किंग स्टेज। दूध निकलते, दाना दबाने के बाद क्या निकलता है? दूध निकलता है। दुग्ध अवस्था में होते उस समय। फल फलिया बाल्यावस्था में होते उस समय। फल और फलिया बाल्यावस्था में होते हैं उस समय। फूलों की खेती है तो कली अवस्था होती है उस समय। एक तो मिल्किंग स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, बड़ी स्टेज है, कली अवस्था। अगर हरी सब्जियां हैं तो 5 दिन पहले, कटाई के 5 दिन पहले। हरी सब्जियां है, ग्रीन वेजिटेबल है, पालक है, मेथी है, प्याज है, तो कटाई के कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 5 लीटर हुई थे मोरे। क्या है ये तमिल शब्द है, कौन सा है? हुल्ला मजगा, ये कौन सा है? हुल्ला मजगा? नहीं, तेलुगु है, तेलुगु है। और मजगे कन्नड़ है, मराठी आमट टाक, और हिंदी में खट्टी लस्सी। राइट, दैट इज करेक्ट। लिखिए खट्टी लस्सी, 5 लीटर खट्टी लस्सी। 200 लीटर पानी, 5 लीटर खट्टी लस्सी, खट्टी छाछ। खट्टी छाछ बोलते हैं कि लस्सी बोलते हैं? मट्ठा। देखिए 3 दिन पुराना, 3 दिन का, ज्यादा नहीं, 3 दिन पुराना। ये आप मंथन करते हैं ना, फिर मक्खन निकालते हैं, बचा रहता है, वो क्या है? बस वही आप करते हैं ना, मंथन करते हैं ना आप घर में, तो वही निकल आता है। आपको अनुभव है ना?
वही 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 है अनुभव। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया एक शेड्यूल है कि नहीं मौसमी फसलों का। अब लिखिए जीवामृत नहीं मिलाना है। देखिए अभी पौधे खड़े हैं, ये गेहूं के दाने अभी अपक्व स्थिति में है। ज्वार के दाने जो है अपक्व स्थिति में, दानों को हमने 2 उंगलियों में लगाया, उसको दबाया, क्या निकलता है? वो मिल्किंग स्टेज। नहीं समझ में आया? सब्जी कटाई के 5 दिन पहले, हरी सब्जियां, और सब्जी को फल लगते हैं, बैगन लगते हैं, टमाटर लगते हैं, तो फली लगती है, फली मैंने पहले बता दिया ना। दलहन के केस में दलहन को दाने होते हैं ना, दलहन को दाने नहीं होते क्या? फली होती है ना, फली छोटी बाल व्यवस्था में। हाँ या हाँ हाँ आलू लालू, ठीक है ठीक। हाँ, जब फूल की स्थिति आएगी उसके बाद में आलू निकालने के 3 हफ्ते पहले, उसके पहले तो ये छिड़क रहे ना, आखिरी छिड़काव की बात कर रहा हूं ना मैं, उसके पहले छिड़कना ही है। समझ में नहीं आया क्या? आगे तो देरी से आता है ना, देरी से आता है, समय लेता है। हाँ, आखिरी छिड़काव लिखिए दाने दुग्धावस्था में होते हुए उस समय, फल फलियां बाल अवस्था में होते हैं उस समय, छोटी होती है ना। अगर फ्लोरिकल्चर है, फूलों की खेती है, तो कली अवस्था में। अगर हरी सब्जियां है, ग्रीन वेजिटेबल है, तो कटाई के कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 200 लीटर पानी, 5 लीटर खट्टी लस्सी छिड़कना है। ठीक है, अब लिखिए बाग, और लिखिए प्लांटेशन माने ऑर्चर्ड माने फल माने फल बाग। क्या कहते हैं आप हिंदी में? फल बाग कहते हैं ना, बाग ही कहते हैं, बाग। लिखिए नया प्लांटेशन, नई बाग, पौधे लगाने के या बीज बोने के 1 महीने के बाद पहला छिड़काव। प्रति एकड़ 100 लीटर पानी, 5 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ। पहले कपड़े से छानना है, बाद में उसका उपयोग करना है। 100 लीटर पानी प्रति एकड़, 100 लीटर पानी, 5 लीटर जीवामृत। कितना लीटर? 5 लीटर। पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी और 10 लीटर जीवामृत। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, 10 लीटर जीवामृत। दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत। तीसरे छिड़काव के 1 महीने के बाद चौथा छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 5 लीटर खट्टी लस्सी, खट्टा मट्ठा। 1 महीने के बाद 5वां छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 20 लीटर जीवामृत। और यही मात्रा आगे 1 महीने में, हर महीने स्प्रे करना। महीने में एक बार इसी मात्रा में छिड़काव करना है। 200 लीटर पानी, 20 लीटर जीवामृत। महीने में कितना बार? 1 बार छिड़काव करना है। जब तक आप है तब तक, जब तक पेड़ है तब तक। हाँ, अब ये पहला साल हो गया है ना, कितना हो गया है? पहला साल। अब लिखिए दूसरा साल। बारिश काल में
प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत महीने में एक बार, पहले 6 महीने तक देना है, छिड़कना है। पहले कितने महीने तक? 6 महीने। अगले 6 महीने में दूसरे साल प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत 1 महीना छोड़कर छिड़कना है। 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छिड़कना है, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छिड़कना है। ठीक है। तीसरे साल प्रति 2 मास में कितने बार? 1 बार। 2 महीने में 1 बार 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत छिड़कते रहिए। बस आगे वो कंटिन्यू करे। आगे क्या करे? कंटिन्यू, जब तक हमें फल मिलता है तब तक कंटिन्यू करे। अब लिखिए खड़े पेड़ पर जीवामृत का छिड़काव। खड़े पेड़ माने अभी बाग आपकी खड़ी है, अभी आम पुराने पेड़। फल कटाई के तुरंत बाद कटे हुए हिस्से से जो रिसाव बाहर आता है, द फ्रूट इज सिक्रेटेड। कटे हुए हिस्से से क्या आता है बाहर? रिसाव आता है। उस पर फंगस बैठते हैं, उस पर फफूंद आते हैं, नुकसान करते हैं। उनसे बचने के लिए फल निकालने के बाद तुरंत प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत छिड़क दीजिए, यानी उसकी रोकथाम हो जाएगी, तो फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा। हाँ ठीक है। अब लिखिए बाहर आने के बाद, बाहर को क्या बोलते हैं? बाहर आता है, फूल आते हैं, कली अवस्था होती है ना। हाँ, बाहर आने के बाद कली अवस्था में तुरंत प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 6 लीटर अग्नि अस्त्र छिड़कना है। बाद में बताऊंगा अग्नि अस्त्र क्या है, कल बताऊंगा कैसे करना है। अग्नि अस्त्र, अग्नि मिसाइल, 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्नि अस्त्र, अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दशपर्णी अर्क, दवा है दशपर्णी अर्क। क्योंकि अभी नए फूल आए हैं तो कौन आते हैं? गैसिड आते हैं, कीट आते। दशपर्णी अर्क, दशपर्णी अर्क कल बताऊंगा। दशपर्णी अर्क घर में तैयार करना है हमें दवा। अर्क कषाय, दश माने कितने? 10। पर्ण माने पत्ते, अर्क माने रस, उसका घोल, 10 पनीर। हाँ जूस बोलते, राइट। अब इसके क्या होगा कि कली अवस्था में कौन आते हैं? वो कीट आते हैं ना, उसको छिद करते खा डालते। बड़ बोर आते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। उनको नुकसान को टालने के लिए क्या करना है? ये लिखिए इस छिड़काव के 21 दिन के बाद तुरंत दूसरा छिड़काव, वही प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्नि अस्त्र, अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दशपर्णी अर्क। अब फ्रूट सीडिंग के लिए अभी हमारी तैयारी हो जाएगी। कड़ी अवस्था में अब लिखिए फल निर्धारण के बाद, यानी फ्रूट सीडिंग के बाद, फल धारणा होने के बाद, जब फलों का आकार कुल आकार का 25% हो जाएगा। कितना आकार? जो कुल आकार है बड़ा आकार, उसका कितना? 25% हो जाएगा। उस समय पहला छिड़काव, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ।
चलो अब लिखे, जब फल आधा आकार का होगा उस समय दूसरा छिड़काव। आधा माने कितना? 50%। अगर इतना बड़ा फल है तो आधे साइज का। प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क, कल लिख कर दूंगा। ये टॉनिक है जो फलों का आकार बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, भंडारण क्षमता बढ़ाता है। 200 लीटर, पानी नहीं डालना है, देखिए पानी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है। 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क का छिड़काव करिए। हाँ, प्रति एकड़ 200 लीटर पेड़ पर छिड़क देना है। अब लिखिए अंतिम छिड़काव, वो कल बताएंगे। आज नींद नहीं आनी चाहिए आपको। आज ये कैसे, ये सप्त धान्यांकुर क्या है, ये कहां से आएगा, क्या कैसे करना है, नींद नहीं आना चाहिए। प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क हो गए। दूसरा हो गया। अब आखिरी छिड़काव, जब फलों का आकार 3/4 होगा उस समय प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क, पानी नहीं मिलाना है, अथवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 5 लीटर खट्टी लस्सी, खट्टी छाछ। बस ये शेड्यूल अमल में लाइए, बढ़िया काम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। समझ में आएगा जीवामृत कैसे छिड़कना है। अब लिखिए, पौधों पर लिखिए, फसल पर या पेड़ पौधों पर जब भी जीवामृत का छिड़काव करोगे तब पौधों पर जीवामृत छिड़कना ही है। साथ में उसी समय 2 पौधों के बीच में जो खाली जगह है वहां भूमि पर भी छिड़कना है, जमीन पर भी छिड़कना। समझ में आ गए? जो अमृत का छिड़कना समझ में आ गया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। और गन्ने को जब गन्ना लेंगे तब बताएंगे गन्ने को कैसे छिड़कना है ना। ठीक है, तो अभी तक जो विषय हमने रखा वो समझ में आ गया? सबको आ गया? नहीं, दिमाग का बात तो अभी नहीं है, वो बाद में आएगा। कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन जो मैंने मात्रा बताई उससे ज्यादा नहीं लेना है। छिड़काव ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मात्रा बदलना। अगर 1 रोटी खाओगे तो अच्छा होगा, 10 खाओगे क्या होगा? हॉस्पिटल भरते कितना पड़ेगा? उसी तरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो साथियों देखिए, 4 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होते हैं मौसमी फसलें, वो मैंने बता दिया। एक होती है झाड़ी। झाड़ी माने हमारा शरीफा है ना, अनार है, ये क्या है? झाड़ी, उसमें बता दिया है। दूसरा होता है पेड़, मझोले, संतरा है, मौसम्बी है, माल्टा है ना, जो आकार के, मीडियम आकार के, उसको मैंने बता दिया। और बड़े पेड़, उसको भी मैंने बता दिया। आपके जो आप बता रहे वो किस में आते हैं? इलायची कहाँ आती है? इलायची आती है झाड़ी में। इलायची कहाँ आती है? झाड़ी में आती है। और सेब कहाँ आता है? बड़े पेड़ में, मीडियम में आता है ना, मीडियम में आता है। जो जिसमें आएगा उसमें छिड़कना है। ठीक है ना, समझ में आ गया?